एकेडमी के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं शाह मोहम्मद आज आपको रसायन विज्ञान के उपसहसंयोजी यौगिकों का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप संक्रमण धातुओं को पढ़ चुके हैं, संक्रमण धातुओं में आपने एक गुण पढ़ा उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करना। उपसहसंयोजी यौगिकों के निर्माण में आपने पढ़ा कि संक्रमण धातुओं का प्रमुख गुण उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करना है। तो आपका लेसन शुरू होता है उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। क्षार धातुएं भी उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करती हैं। आपने कुछ यौगिकों के बारे में सुना और पढ़ा, जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो प्रमुख आयन है वो आयरन होता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इन्हीं तत्वों से जो संक्रमण धातुएं बनाई जाती हैं, उपसहसंयोजी यौगिकें बनाई जाती हैं। आज उन्हीं से संबंधित अन्य यौगिकों के बारे में अध्ययन हम करने जा रहे हैं कि आखिर उनका निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा साधारण या सरल लवण। ये साधारण या सरल लवण क्या होता है? तो अम्ल और क्षार धातु वाले लेसन में आपने पढ़ा कि अम्ल की क्रिया जब क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। इस तरह के लवण को हम साधारण लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराई जाती है तो एक साधारण लवण सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। या दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम सल्फेट नामक साधारण लवण का निर्माण होता है। दूसरा लवण जो पढ़ते हैं, जो हमारा इस लेसन का प्रमुख हेडिंग है, वह है योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। ये योगात्मक या आणविक यौगिक क्या होता है? तो जब साधारण लवण के जलीय विलयनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और जो विलयन प्राप्त होता है उसका क्रिस्टलीकरण करने पर, यानी ठोस अवस्था प्राप्त करने पर जो लवण प्राप्त होता है उसी को हम योगात्मक अथवा आणविक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फेरस सल्फेट जो कि एक साधारण लवण है और दूसरा अमोनियम सल्फेट जो दूसरा साधारण लवण है। जब इनको एक निश्चित अनुपात में मिला करके एक क्रिस्टल बनाया जाता है तो प्राप्त होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट जैसा कि देख रहे हैं कि दो लवण को मिलाकर के बन रहा है, इसलिए इसको हम द्विक लवण भी कहते हैं। आगे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सल्फेट, ये एक हो गया। दूसरा अमोनियम या अमोनिया कहें, अमोनिया, इनकी जब क्रिया कराते हैं तो एक दूसरा यौगिक बनता है जिसको कहते हैं कॉपर टेट्रा एमीन सल्फेट। अब हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है इन दो एग्जाम्पलों को लिखने का, इन दोनों एग्जाम्पलों का अध्ययन हम जब करते हैं तो देखते क्या है कि इसी तरीके का एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है। आपने देखा होगा फिटकरी, जिसको पोटास एलम भी कहते हैं। वो भी कैसे बना है? पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को जब मिलाया गया तो बना फिटकरी, जिसको आप पोटास एलम कहते हैं। अब इसको द्विक लवण के अंतर्गत हमने क्यों रखा या रखा गया है? क्योंकि
ये दो लवणों से मिलकर के बना है और इनका अगर हम जल में घोलें तो जल में घोलने पर क्या होता है, पाया ये जाता है कि ये जिन जिन आयनों से मिलकर के बना था, ये जो द्विक लवण प्राप्त होता है इसमें भी वही आयन प्राप्त होते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि द्विक लवण जिन जिन आयनों से मिलकर के बना होता है उसको जलीय विलयन में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जब जलीय विलयन प्राप्त करते हैं, जलीय विलयन में घोलते हैं, तो यहाँ पर हमको वो आयन नहीं प्राप्त होते हैं जिनसे मिल करके इनको बनाया गया। तो यहाँ पर ये बात जानना जरूरी है कि द्विक लवण जिन जिन आयनों से मिलकर के बना होता है उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है जलीय विलयन में, यानी ये अस्थायी होते हैं, ये आयन अस्थायी होते हैं। किंतु जो उपसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक होते हैं इनके जलीय विलयन में वो आयन पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, यानी ये अस्थायी आयन होते हैं।